बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल टेस्ट 6 का जो हमारी जनरल टेस्ट यहाँ पे हुई थी उसका 6 जनरल टेस्ट के पोर्शन फिज़िक्स की एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, जिसका जनरल टेस्ट के अंदर नंबर 145 था, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टर्न्स ऑफ टोराइड इंक्रीजेस। ये टोराइड के टर्न्स की बात की गई है। तो आपको पता है कि ये टोराइड जो होता है वो इस तरह से एक सर्कुलर सोलिनाइड होता है और इसके टर्न्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला होता है, ये टर्न्स के अंदर कि ये जो B होती है इसका फार्मूला होता है B=μ0 Ni अपान 2πr। इसका मकसद है ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। तो इसके अंदर कहा गया इंक्रीजेस, ये इंक्रीज तब होगी करंट इन द टोराइड डिक्रीजेस। यहाँ पे ये डिक्रीजेस कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि करंट डिक्रीजेस है, तो करंट इन टोराइड इंक्रीज अगर होगा तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। अब इसके बाद कहा गया इन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज। ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया आइसोलेटेड और आइसोलेटेड मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये मूव भी कर रही है। अब ये कौन सी फील्ड्स प्रोड्यूस करती है? तो हमें पता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 146 होता है, इसके अंदर जब आइसोलेटेड चार्ज की बात हम करते हैं तो आइसोलेटेड चार्ज अगर पॉजिटिव मूव करती है तो एक तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों फील्ड्स होती हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इसके अंदर दोनों फील्ड्स पैदा होंगी। अब कभी कभी अगर यहाँ पे एक और बात भी कही जाए कि अगर इसको कहा जाए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आ जाए तो ये तीनों चीज़ें सही होंगी, लेकिन इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 10⁻³ न्यूटन। इसके अंदर कहा गया है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होती है ये 10⁻³ न्यूटन है ऑन द 2 करंट कैरिंग वायर्स। 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल। इफ़ द करंट इन बोथ द वायर्स इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज हाफ्ड। देखिए इनके दरमियान जो फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है μ0 I1 I2 L अपान होता है 2πr। अब इसको आप कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपान 2πr। अब करंट इन बोथ वायर्स इज डबल, मीन्स आप कह सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू ट्वाइस। अगर इस तरह से हम देखते हैं तो I1 इंटू I2 की प्रोडक्ट 4 बार बढ़ जाती है, क्योंकि I1 भी 2 बार बढ़ रहा है, I2 भी 2 बार बढ़ रहा है, तो 4 हो जाती है। और ये हो जाता है रेडियस जो होता है ये R/2 बन जाता है। ये डिवीजन का फैक्टर है, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 8 टाइम्स इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से आप कहोगे कि अगर F1 हमारे पास है 10⁻³ न्यूटन, तो F2 हो जाएगी हमारे पास 8 × 10⁻³ न्यूटन। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से कर लें कि F1 अपान F2 इज इक्वल टू μ0 I1, लेंथ में चली जाएगी, मसला नहीं है, 2L अपान आप कर लें 2πr1 डिवाइडेड बाय कर लें आप μ0, ये ट्वाइस ऑफ I1 ट्वाइस ऑफ I2 L अपान 2πr1 अपान 2। इस तरह से कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से L चली जाएगी इसके अंदर, म्यू में जाएगा 2π,
और ये आर के अंदर कैंसिल, I1 इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास होगा F1 अपान F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो बचेगा 1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, और ये 2 जो होगा इस तरह से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स F1 आ जाएगा, तो भी आंसर सेम आ जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज फॉर द सिचुएशन। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है, राइट हैंड रूल हम लगाएंगे, और राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, यहाँ पे ये डायरेक्शंस दिए गए, तो ये जो पाम होती है ये नॉर्थ की तरफ चली जाती है, तो इसलिए आप कहोगे कि इसका ऑप्शन जो होता है ये ए सही होगा, जबकि इसका ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये क्वेश्चन जो है 149 है। द डायग्राम शोज a square section of the wire that has been positioned in a uniform magnetic field as shown in the figure. Initially, what is the direction of the force acting on the right side? ये डायरेक्शन ऑफ टार्क नहीं पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया, और किस साइड पे पूछा गया? राइट साइड पे पूछा गया। तो ये हो जाएगी आपकी राइट साइड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो वही कि अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये आप करोगे राइट हैंड रूल, क्योंकि करंट है तो करंट के लिए आप यूज़ करोगे राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन राइट साइड पे, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनटू द पेज होगा, ये पेज के अंदर होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इनटू द पेज होगा। इसके लिए भी राइट हैंड रूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर मूविंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मकसद है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री with the same speed, means speed of the alpha is equal to speed of the proton is equal to v है। the ratio of the magnetic forces अल्फा पर, ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन टू अल्फा कहा गया या अल्फा टू प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन अल्फा टू प्रोटॉन कहा गया, फोर्स ऑन द अल्फा अपॉन फोर्स ऑन द प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑफ द अल्फा, स्पीड दोनों की सेम है, वी बी साइन 90 है दोनों की, तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ द प्रोटॉन v इंटू द बी, कैंसिल हो जाएगा। चार्ज ऑफ द अल्फा ट्वाइस चार्ज ऑन द प्रोटॉन अपन चार्ज ऑन द प्रोटॉन, कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑन अल्फा रेशियो फोर्स ऑन द प्रोटॉन, क्योंकि डिवीजन है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2:1। अगर प्रोटॉन टू द अल्फा होता तो 1:2 हो जाता, तो ये हमारे पास ओनली ऑप्शन एक ही है। अगर 1:2 होता तो नहीं करते आप, और अगर इसमें प्रोटॉन टू अल्फा होता तो इसका 1:2 हो जाता। A rectangular coil consists of n closely wrapped turns and has a dimensions of 0.4 into 0.3 meter. The plane of the coil makes angle 60 degree with a magnetic field of 1 Tesla. What is the magnitude of torque exerted on the coil by the magnetic field when the current is 2 ampere? इसके अंदर कह दें एरिया दी हुई है, एरिया दी हुई है 0.4 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.12 मीटर स्क्वायर। द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसके अंदर कहा गया है कि अल्फ़ा, प्लेन की बात की गई है तो अल्फ़ा यूज़ करेंगे, अगर कहा जाता नॉर्मल तो थीटा यूज़ करते। विद द मैग्नेटिक फील्ड बी, बी यहाँ पे है, बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला है, और इसके अंदर करंट जो है ये 2 एम्पेयर है। तो आप कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए एन काज अल्फ़ा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है एन इज इक्वल टू 100। तो आप कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू है हमारे पास 1 टेस्ला, और करंट है हमारे पास 2 एम्पियर, इनटू एरिया है हमारे पास 0.12 इनटू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा मीन्स कॉस 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.12 इंटू 2 इंटू हो जाएगा कॉस 60 1/2। सॉरी मैंने नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखे, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 100।
मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 100 इस तरह से। तो 1/2 में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12 न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू नहीं रखी थी, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर के अंदर। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड थ्रू रीजन वेयर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। ये वो परपेंडिकुलर वाला केस है, और परपेंडिकुलर के अंदर जो होता है ये होता है कि इस तरह से हम करते हैं कि ये जो v होती है अनडिफ्लेक्टेड की होती है E/b। तो आप कर सकते हैं कि v हो जाएगी 4/4 = 1 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है। ये हमने जो पढ़ा था, ये जे थॉमसन वाले जो है वो चार्ज टू मास रेशो वाले के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है तो इसकी स्पीड इतनी होती है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैज़ अ करंट इन इट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके अंदर कोई करंट है इस तरह से आए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर का मकसद है साइड पे, और आर है 0.05 मीटर पे। यहाँ पे एक इंडक्शन कास्ट बाय द करंट 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। कैलकुलेट द करंट इन द वायर। आपको बताना है कि ये करंट जो है ये कितना है। देखिए स्ट्रेट कंडक्टर है, बायो एंड सेवन लॉ इस्तेमाल करेंगे। B = μ0I/2πr। I हो जाएगा B × 2πr अपान हो जाएगा μ0 = हमारे पास है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला × 2 × पाई इंटू हो जाएगा R 5 × 10⁻²। ये हो जाएगा हमारे पास म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁷। -5 -7 में गया, पाए में, और ये 4 गया 4 में। तो ये आप कह सकते हैं = 5 एम्पियर। तो ये आपका आंसर सही आ जाएगा। 2 infinitely long parallel conductors are placed in vacuum। ये एम्पियर की डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर है कि 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसके दरमियान आप कहेंगे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ = μ0 I1 I2 / 2πr। μ0 होता है 4 पाई × 10⁻⁷, 1 × 1 अपान होगा 2 पाई × 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई में, ये होगा 2। तो ये इस तरह से आप करोगे तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। कि अगर दो कंडक्टर्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो उनके दरमियान अगर 1 एम्पियर करंट गुजारेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर इतनी फोर्स लगे। ये बुनियादी बेसिक डेफिनेशन है एम्पियर की, कि एम्पियर वो करंट होता है जब दो कंडक्टर से गुजारा जाता है जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर होता है, तो वो एक दूसरे के ऊपर इतनी फोर्स लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कही जाती तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अ मैग्नेटिक सर्किट हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 100 मिलीमीटर 10⁻⁻6 होल स्क्वायर, ये होगा 100 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। और फ्लक्स डेंसिटी, ये फ्लक्स डेंसिटी का मकसद है B, और मैग्नेटिक फील्ड है 15 × 10⁻³ टेस्ला। द टोटल फ्लक्स इन द सर्किट, फ्लक्स की बात की गई है तो फ्लक्स होता है = B.A। B हमारे पास है 15 × 10⁻³
और एरिया दी गई है हमारे पास 10⁻⁻⁴। तो इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं कि ये हमारे पास है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी हमारे पास -6, ठीक है, -4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिलक्स जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 15 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा वेबर्स के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 × 10⁻⁷ वेबर्स। अब देखिए, बाय वाइंडिंग अ कंडक्टर इनटू अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ जो स्ट्रेट जब कंडक्टर होता है ये इस तरह से, जब स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है µ0I/2πr, ठीक है। और जब ये सोलिनाइड, यही इसी कंडक्टर को हम सोलिनाइड बनाते हैं, जब इसी को सोलिनाइड बनाते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है µ0NI/L, क्योंकि ये टर्न में जब तब्दील हो जाता है तो नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज़्यादा बढ़ाओगे उसकी लेंथ कम होगी, जितनी लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। A certain amount of current flows through solenoid with fixed number of turns. How does the magnetic induction B changes inside it if an iron core? देखें, आपको पता है कि जो सोलिनाइड होता है, सोलिनाइड की एयर के साथ मैग्नेटिक फील्ड होती है µ0NI/L। अगर इसके अंदर कोई आयरन कोर रखेंगे, इसके अंदर आयरन कोर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी µ0μRNI/L। तो क्योंकि ये जो आयरन होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आयरन कोर लगाने से स्ट्रांग होगी। आ जाते हैं, देखिए अभी इस क्वेश्चन को देख लें। इसके अंदर है देयर आर 2 कॉइल्स A and B as shown in the figure. A current starts flowing in B as shown when A is moved towards B. देखिए करंट इसके अंदर किसके अंदर फ्लो कर रहा है, करंट इसके अंदर है, इसके अंदर करंट आए फ्लो कर रहा है। अब मूव कौन कर रहा है, मूव कर रही है ये कॉइल। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये कॉइल मूव कर रही है, इसमें तो कोई करंट नहीं है, इसके मूव करने से इसमें इंडक्शन होगी, इसके अंदर इंडक्शन होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, लेकिन इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जब करंट इसके अंदर है, ये कॉइल जब इसके अंदर फ्लो कर, इसकी तरफ एक्सीलेट कर रही है, तो इसके करंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी के अंदर करंट कांस्टेंट रहेगा। अगर ए की बात कही जाती ना, तो अगर यहाँ पे होता कि करंट इन द ए, ठीक है, द करंट इन बी, अगर करंट यहाँ पे अगर ए कहा जाता ना तो ऑप्शन कौन सा सही होता, तो ऑप्शन बी सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि ए बी की तरफ, पहले ही करंट तो बी के अंदर है तो बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी ए का अगर पूछा जाता तो ए का अगर पूछा जाता तो ए जैसे ही एक्सीलेट करेगा तो ए के अंदर फ्लक्स का रेट चेंज होता, और ए के अंदर अगर ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्स चेंज होता तो ए के अंदर इंक्रीजिंग होता। लेकिन यहाँ पे बी का पूछा गया है तो बी के अंदर जो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देख लें। इसके अंदर 2 कॉइल्स दी गई है, ये यहाँ पे हमारे पास साउथ दिखाया गया है, ये साउथ इसकी तरफ मूव करता है। आप इसको कह लें कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अगर साउथ इस तरफ जाएगा तो ये साउथ बनेगा, और नॉर्थ अवे जाता है तो ये भी साउथ बनेगा, ठीक है। ये इसकी तरफ साउथ टूवर्ड्स जा रहा है और इससे नॉर्थ, ये लेंज़ेस लॉ के मुताबिक, तो इसका बनेगा ये नॉर्थ और इसका बनेगा ये नॉर्थ। ये उसी सूरत में बन सकता है राइट हैंड रूल के मुताबिक, नॉर्थ तब बनेगा जब इसके टर्न में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। इसका मकसद है इसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम
ए टू बी। और अगर इसको देखते हैं तो इसके अंदर ये इसी तरह से होगा, आप इसको इस तरह कहोगे कि इस तरह से करोगे और ये थंब इस तरफ होगा, तो इसका मकसद है कि इसके टर्म्स में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा फ्रॉम डी टू सी। क्योंकि आप इस तरह से बनाओगे, इसके लिए नॉर्थ की तरफ थंब करोगे तो फिंगर्स ऑटोमेटिक, ऐसे नहीं करोगे क्योंकि पाम हमेशा सोलिनाइड की तरफ करनी होती है, तो उस हिसाब से ये जो होगा इसमें करंट ए टू बी होगा और इसमें करंट डी टू सी होगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि देखिए इन अ कॉइल व्हेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 3 एम्पियर मीन्स डेल्टा आई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और ये हमारे पास दिया हुआ है टाइम, और इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है ये है 20 वोल्ट। अब सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाती है माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस पॉजिटिव ही होती है, देयरफॉर डेल्टा टी अपन डेल्टा आई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 और इनटू टाइम है 0.1 अपान हो जाएगा करंट 2, तो एल हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 हेनरी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन हमारा ये सही है। लेंज़ेस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ेस लॉ ये आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन है मैग्नेटिज्म के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जिस तरह से थर्मोडाइनमिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैनिफेस्टेशन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इसी तरह से मैग्नेटिज्म के अंदर ये होता है, क्योंकि ये लॉ कहता है कि जब वर्क अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ही जो होता है वो हमारा वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कंजर्व होता है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया क्लास के अंदर। द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस्ड इनटू सोलिनॉइड एट वन एंड से ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट्स द फिनोमिना टेकिंग प्लेस। कि अगर इस तरह से सोलिनॉइड है उसकी तरफ अगर हम कोई नॉर्थ पोल लेके जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल जब के ले जाएंगे तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जब इसके अंदर रैपिडली जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ नॉर्थ है तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास जो होगा कि इसके अंदर द एंड ए ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल, द एंड ऑफ ए बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है कि एंड ए की तरफ जो है वो नॉर्थ पोल जा रहा है, तो ये हमारे पास है नॉर्थ पोल, और ये किस तरफ जा रहा है एंड ए की तरफ। आप इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। अगर एंड ए की तरफ नॉर्थ जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ वो नॉर्थ ही बनेगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं होता, क्योंकि एडी करंट्स जो होते हैं वो इंडक्शन की वजह से होते हैं, ये इंडक्शन की वजह से होते हैं। इंडक्शन हमेशा चेंजिंग फील्ड के अंदर होती है, ये चेंजिंग फील्ड की वजह से होती है। ये सही है और ये भी सही है, क्योंकि एडी करंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर इसीलिए बनाते हैं। एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कोर, ये सरफेस ऑफ द कोर पे ही बनते हैं। नन ऑफ दिस, ये जो नहीं होगा तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो जब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर बढ़ाते हैं तो ये होता है म्यू नॉट n1 n2 एरिया अपॉन लेंथ। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे, इसलिए अगर दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो ये फैक्टर कहता है 2 × 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। देयर आर 2 कॉइल्स A and B as shown in the current flowing in B। अब इसके अंदर B के अंदर करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है, ये इसकी वजह से कर रहा है। As shown in the A move towards B with acceleration। तो इसमें कहा गया 2 कॉइल्स हैं A और B, और इसके अंदर कहा गया करंट starts flowing in B as shown when A is moved towards B with acceleration। The current in B is induced counterclockwise। We can say that, ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट करंट बी
एज ए अप्रोचेस। देखिए ये कॉइल जब इस तरफ आ रही है ना, तो इसके आने से ये होता है कि देखें इसमें भी इंडक्शन होती है, एक्सीलेट कर रही। जब एक्सीलेट करता है तो फ्लक्स का रेट जो होता है वो रैपिडली चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर अगर ये एक्सीलेशन के साथ आ रही है तो ए के अंदर इंडक्शन होगी, क्योंकि बी के अंदर जो होता है ना, बी के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और ये एक्सीलेट करके इसकी तरफ आ रही है। अगर ये एक्सीलेट करके इसकी तरफ आएगी तो इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, तो बी के ऊपर तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि जो हमारे पास ए है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसमें कहा गया है देयर इज अ कांस्टेंट करंट बी एज अप्रोचेस। ठीक है, एज ए अप्रोचेस देयर इज अ increasing current in B as A approaches B. There is no current in B as A approaches B. None of these. तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि इसकी तरफ एक्सीलेट करने से इसके करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ये इसका ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि इसके अंदर देयर इज़ अ कांस्टेंट, इसके करंट पे इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर एक्सीलेट करती, अगर इसमें कहा जाता कि करंट ए का, तो ए के अंदर इंक्रीजिंग करंट होता, इसलिए आप इसका ऑप्शन जो करोगे ये ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आपकी की के अंदर ये ऑप्शन बी आ गया था, तो इसके लिए मैंने आपको मार्क एक दे दी थी, इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका ऑप्शन जो, अगर इसमें कहा जाता कि ए के अंदर कौन सा है तो ए के अंदर इंक्रीजिंग होता, लेकिन इसमें कहा गया बी, तो बी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ए एक्सीलेट करती है, ए डिसेलरेट करती है, बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द कॉइल इज प्लेस्ड इन चेंजिंग। ये होगा चेंजिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि इंडक्शन जो होती है ना, इंडक्शन जो होती है वो चेंजिंग फील्ड की वजह से होती है। ठीक है, तो चेंजिंग फील्ड की वजह से होती है, कांस्टेंट फील्ड की वजह से नहीं होती, क्योंकि ये हमें कहता है, फेराडे का लॉ कहता है ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से होता है। A metal rod which is not connected to external circuit moves at a constant velocity in perpendicular direction with uniform magnetic field. Select the correct statement from the following. देखिए ये रॉड होगी, आप इसका एक एंड कह लें कि ये एक एंड जो होगा वो A होगा और एक एंड B होगा। अगर आप इसके अंदर, आपको पता है रॉड के अंदर जो होती हैं वो फ्री चार्जेस होती हैं, जब ये रॉड इस तरह से मूव करेगी तो ये साइड पॉजिटिव बन जाएगी और ये साइड निगेटिव बन जाएगी। तो आप कहेंगे कि इस रॉड के हर हिस्से पे पोटेंशियल सेम नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से कैपेसिटर वाला केस बन जाएगा कि इस तरह से आप कहोगे एक साइड इसकी पॉजिटिव एक साइड इसकी निगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा। द इंटायर रॉड इज एट द सेम इलेक्ट्रिकल, नहीं सेम पे नहीं होगी, इस रॉड का आधा पॉजिटिव बन जाएगा और आधा क्या बन जाएगा, निगेटिव, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे चली जाएगी। ठीक है, और ये किस पे चली जाएगी, निगेटिव पोटेंशियल। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरी रॉड सेम पोटेंशियल। द इंटायर रॉड इज नॉट एट द सेम पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट एट द सेम, नहीं ये आप ये भी नहीं कहेंगे। तो इंटायर रॉड इज़ नॉट एट द सेम पोटेंशियल, क्योंकि सेम पोटेंशियल नहीं है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव है। द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड, लेमिनेटेड का मकसद है ये जो हमने पढ़ा था कि कोर को हम लेयर्स में बनाते हैं इस तरह से, तो ये कोर के लेयर्स किस वजह से बनाए जाते हैं, ये एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, तो रिड्यूस आप कह सकते हैं, तो रिड्यूस एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए लेमिनेटेड बनाए जाते हैं, ताकि ये जो यहाँ पे ध्यान में रखें कि कोर जो होती है ना वो लेयर्स में बनाई जाती है, एक लेयर और दूसरे लेयर के अंदर वार्निश दिया जाता है लेयर का, उसका इंसुलेटर का, तो ये इसलिए किया जाता है एडी करंट्स को रोकें।
और हाइस्टेरेसिस लॉस को रोकने के लिए सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल किया जाए। सॉफ्ट आयरन हाइस्टेरेसिस लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके लॉस को रोकने के लिए, और एडी करंट्स के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। इसको हमने क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ 1:5 प्राइमरी टू सेकेंडरी, मीन्स आप इसके अंदर कहेंगे कि NP अपॉन NS इज इक्वल टू 1/5। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 5 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो आपको पता है कि NP अपॉन NS इज इक्वल टू होता है EMF इन प्राइमरी, EMF सेकेंडरी। ये आप एक इक्वेशन बना लें। और आपको ये भी पता है कि यहाँ से कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उसमें EMF ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये रेशो आपको बताता है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में 5 गुना जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अगर 5 गुना ज़्यादा है तो EMF भी कितनी हो जाएगी, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। आप करोगे भी तो भी ये होगा EMF इन प्राइमरी, तो EMF इन सेकेंडरी 5 टाइम्स EMF इन प्राइमरी, तो सेकेंडरी के अंदर हो जाएगी 5 × 100 इज इक्वल टू 500 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ 20 वोल्ट इन प्राइमरी एंड 10 वोल्ट इन द सेकेंडरी। इफ 30 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन द सेकेंडरी कॉइल देन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखें, आपको पता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मीन्स ये EMF प्राइमरी, EMF सेकेंडरी, EMF इन प्राइमरी अपॉन EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। इस तरह से होता है। और आपको पता है कि ये जो बल्ब किस में कनेक्ट किया हुआ है, ये जो बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ये कनेक्ट किया हुआ है जो है वो हमेशा बल्ब लोड है, तो लोड कहाँ पे कनेक्ट होता है, सेकेंडरी में। तो आप करोगे पावर इज इक्वल टू V × I, तो करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू P अपॉन V, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 और सेकेंडरी के अंदर 10 है, तो मीन्स 3 एम्पेयर है। तो मीन्स करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। अब आपने ये करना है कि करंट इन प्राइमरी कितना है, तो आप इस तरह से कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि EMF इन प्राइमरी अपॉन EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी। ये रेशो उल्टा होता है। तो EMF इन प्राइमरी कितनी है हमारे पास, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी 3 करंट इन प्राइमरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1.5 एम्पेयर। वैसे भी लॉजिक है एक कि अगर EMF हाफ हो जाती है, स्टेप डाउन है, तो आपको पता है कि स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो करंट को बढ़ाता है। इसका मकसद है इसमें जो करंट होगा वो इससे डबल होगा। अगर सेकेंडरी के अंदर करंट 3 एम्पियर है तो प्राइमरी के अंदर उसका आधा होगा, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर का रूल पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब EMF बढ़ाता है तो करंट कम कर देता है, जब EMF कम करता है तो बढ़ा देता है। तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं कि अगर EMF हाफ हो गई है तो करंट डबल हो गया होगा, और अगर सेकेंडरी के अंदर करंट डबल होकर 3 एम्पियर हुआ है तो प्राइमरी के अंदर 1.5 होगा। EMF induced in a circuit according to the Faraday's law depends upon मैक्सिमम फ्लक्स पे नहीं करती, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे करती है, क्योंकि फेराडे का लॉ कहते हैं ये होता है -L डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। खाली डेल्टा फाई या खाली फाई नहीं होता, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है। तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। Which of the following uses electrical energy and does not convert it to any other form? देखिए, ट्रांसफार्मर यही करता है, मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। DC जनरेटर जो होता है या AC जनरेटर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी अदर फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही करता है।
इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है और इसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो कोई और चीज़ नहीं बनती। इनके अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जाती है। इसके अंदर मोटर जो होता है, बेसिकली ये ऐसे डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है? अदर में। तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होती, बाकी मोटर के अंदर होती है। डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देते, मैकेनिकल देते हैं। विच इज़ कॉमन इन एसी एंड डीसी जनरेटर। एसी और डीसी जनरेटर के अंदर कॉमन कौन सी चीज़ होती है? कॉमन चीज़ ये होती है कि एसी या डीसी जो जनरेटर होते हैं उनकी कॉइल में इंडक्शन होती है, और इंडक्शन की वजह से एसी करंट जो होता है वो दोनों के अंदर बनता है। दोनों के अंदर करंट एसी बनता है, चाहे वो डीसी जनरेटर की कॉइल हो, चाहे वो एसी की। अब फिर वो जो कम्यूटेटर्स होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। What replacement is required to convert AC generator to DC generator? देखिए, AC जनरेटर को DC जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ये रिप्लेसमेंट हम करते हैं कि स्लिप रिंग्स को कन्वर्ट करते हैं। स्लिप रिंग्स जो होती हैं, स्लिप रिंग्स को रिप्लेस करके कम्यूटेटर्स हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट होती है। इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल। देखिए, आपको पता है कि इसकी ईएमएफ होती है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज करोगे तो ईएमएफ इंक्रीज होगी। तो ईएमएफ रिमेन सेम, इंक्रीजेज ईएमएफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर? के डीसी जनरेटर में कौन सा पर्पस होता है इसका? इसका पर्पस ये होता है कि कॉइल के अंदर जो एसी करंट बनता है, डीसी जनरेटर की कॉइल में जो एसी करंट बनता है उसको डीसी कौन बनाता है? कम्यूटेटर बनाता है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द, टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन आर्मेचर ऑफ जनरेटर। तो ये देखें, व्हाट इज़ द पर्पस कम्यूटेटर का? ये होता है कि इसका डायरेक्शन जो होता है वो सेम रखना है, जो भी है कि जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट को डीसी रखने का काम जो होता है वो ये हमारे पास करता है, ये जो कम्यूटेटर्स होते हैं। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, to increase the voltage of the current, to decrease the resistance of the external circuit, to change the direction of the current in armature। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर देखते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो होगा वो सही नहीं होगा। इसका आप कह सकते हैं कि ये जो ई ऑप्शन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू कीप डायरेक्शन ऑफ करंट सेम इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम रखने का काम ये करता है। जो हमारे पास डीसी जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर होता है उसका काम ये होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एक्सटर्नल में नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटर का जो काम होता है वो जनरेटर के अंदर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट का डायरेक्शन सेम रखे, ताकि आउटपुट कौन सा मिल जाए हमें? आउटपुट डीसी मिल जाए। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन सही मौजूद नहीं था इसके अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाए। द डायग्राम शोज टू डिज़ाइन। अब देखिए, यहाँ पे एक के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, एक के अंदर ज़्यादा है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास इसकी ईएमएफ जो बनती है वो होती है एन ओमेगा ए बी, मीन्स EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मकसद है डिज़ाइन बी प्रोड्यूसेस हायर आउटपुट वोल्टेज, ये होगा। द रेक्टेंगुलर कॉइल, अ वायर हैज़ अ साइड लेंथ 10 into 20। द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। ऑल द साइड्स ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। द फिलक्स लिंकेज, यहाँ पे कहा गया फिलक्स लिंकेज, फिलक्स लिंकेज 1 है, मीन्स N5 है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं। देखिए, आपको पता है
कि एन फाई इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 अपान फाई, तो ये हो जाएगा 1 अपान बी डेल्टा ए। तो सॉरी ये होगा 1 बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है 1 है बेटा, ये होगा 1 अपान बी इंटू ए फ्लक्स होगा। तो ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 5 टेस्ला, 5 इंटू 10⁻⁻1 और एरिया होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास 10 और ये होगा -1 और ये होगा -10⁻⁻3, तो ये होगा 1 अपान 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको करोगे। अब यहाँ पे देखें 2 आइडेंटिकल लूप्स कंडक्टिंग वायर आर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर देखें ये कॉइल पैरेलल है, इस कॉइल को आप देखोगे ये पैरेलल है, पैरेलल टू बी है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एरिया वेक्टर बनता है, इसका नॉर्मल वेक्टर बनता है, तो ये नॉर्मल वेक्टर है, इसके दरमियान थीटा 90 है, जबकि ये नॉर्मल का जो वेक्टर होता है इसके अंदर थीटा 0 होती है। तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स आप इस तरह से करते हैं कि फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू बी डेल्टा ए, ठीक है, कॉस थीटा होता है। इसका मकसद है इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे फ्लक्स 0 होगा, जबकि यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका वेक्टर पैरेलल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू बोथ लूप्स इज सेम, सही नहीं है। लूप बी के अंदर ज़्यादा नहीं, लूप बी हैज़ अ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स, लूप ए हैज़ अ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो आप कह सकते हैं कि जो बी होती है इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है। द लूप ए हैज़ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स, लूप ए के अंदर फ्लक्स ज़्यादा होगा, लूप बी के अंदर फ्लक्स जो होता है वो 0 होगा। A flat square coil of 20 turns that has sides of length 10 cm rotating in a magnetic field of strength 0.25 Tesla. If the maximum EMF produced in the coil is 30 millivolt, what is the angular velocity? मैक्सिमम का कहा गया और मैक्सिमम EMF का फार्मूला होता है A अपान बी ओमेगा होगा अपान NAB, ठीक है। अगर आप इसके अंदर करोगे तो 20 मिली टेस्ला है, 10⁻³ है, सॉरी EMF है, मिली वोल्ट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है 20, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ये 30 है बेटा, 30 मिली वोल्ट है, और ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, और इसकी साइड लेंथ है बेटा, साइड लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है मीन्स एरिया होगी 10⁻⁻4, क्योंकि साइड लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मकसद ये होता है लेंथ इंटू लेंथ एरिया करेंगे, तो एरिया होगी 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो जाएगी 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से 5 इंटू 10⁻⁻2, तो हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू 30 10⁻³ अपान हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4 इनका आएगा, और ये होगा 5 इंटू 10⁻², ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये होगा 4 जाएगा 4 में, बाकी बचेगा 10⁻² तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर 3 रेडियन पर सेकंड। अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप और डाउन डीसी, नहीं डीसी नहीं करता ये, क्योंकि ये इंडक्शन के रूल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के अंदर काम करता है। स्टेप्स अप और डाउन एसी वोल्टेज, ये सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मटेरियल कोर, देखिए कोर आयरन से बनाई जाती है। आयरन से इसलिए बनाई जाती है रिड्यूस हाई स्ट्रेसेस लॉस,
हाइस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए आयरन लगाया जाता है। कॉपर नहीं लगा सकते, एल्यूमिनियम नहीं लगा सकते, प्लास्टिक नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि आयरन की कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करती है और सिर्फ जो सॉफ्ट आयरन होता है वो उसको अलो कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 183, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो होते हैं मोर होते हैं स्टेप अप के, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज हायर होती है। ठीक है, तो मोर और हायर होगा। द करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप ऑफ वायर इंक्रीजेज एट रेट डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा अपॉन ये होगा 0.16। द लूप एज अ सेल्फ इंडक्टेंस एल है 0.1 हेनरी। ठीक है, द ईएमएफ, तो ईएमएफ हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 0.1 और ये हमारे पास है 0.16, तो ये होगा -16 इंटू 10⁻³ वोल्ट इज इक्वल टू -16 मिली वोल्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये माइनस देनी है ईएमएफ, क्योंकि बैक ईएमएफ है तो माइनस लगानी है हमने। व्हाट इज द रेट एट विद द करंट थ्रू 0.3 हेनरी कॉइल इज चेंजिंग इफ एन ईएमएफ ऑफ 0.12 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब इसके अंदर आपको बताना है रेट एट विद द करंट मीन्स डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बताना है। तो आप करोगे ईएमएफ इज इक्वल टू -L डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू अपॉन एल, तो ये हो जाएगा 0.12 वोल्ट अपॉन एल। एल है हमारे पास 0.3, तो ये आप करोगे 12 इंटू 10⁻² अपॉन 3 इंटू 10⁻1, तो ये हो जाएगा इस तरह से 4 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 0.4 होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं 0.4, रेट हो जाएगा 0.4 एम्पियर पर सेकंड। आप यहाँ पे एम्पियर पर सेकंड लगा सकते हैं। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर पैरेलल है। ठीक है, तो आपको पता है कि I इज पैरेलल टू B, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0, तो फोर्स जो होगी BIL sin 0, क्योंकि ये होगी 0 तो ये फोर्स 0 होगी, क्योंकि कोई भी कंडक्टर अगर पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है फोर्स नहीं लगेगी। तो आप करोगे कि देयर इज अ नो फोर्स। अब इसके अंदर देख लें, ये सोलिनॉइड है। ये सोलिनॉइड के अंदर अगर करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, इस तरह से करंट का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन इस तरह से, सब में करंट का डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, ये सोलिनॉइड है। इसका मकसद है आप राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे इसके लिए। ये इस तरह से फिंगर्स को आप एरो के डायरेक्शन में ले जाओगे, तो जिस तरफ फिंगर जाती है ना मीन्स वहाँ पे इनवर्ड है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि इस साइड पे करंट का डायरेक्शन इनवर्ड फील्ड होगी और यहाँ से आउटवर्ड होगी। सिर्फ ये एक पैटर्न है जो बना हुआ, यहाँ पे देखें दोनों साइड में जो है वो आउटवर्ड बनी हुई है और इसके अंदर इनवर्ड आउटवर्ड मीन्स ये पैटर्न गलत है, ये पैटर्न गलत है। सॉलिनॉइड के अंदर करंट अगर होगा तो इस साइड पे डाउनवर्ड बनेगी, इस साइड पे अपवर्ड बनेगी। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो सॉलिनॉइड की फील्ड का वही बनेगा जो इसके अंदर दिया गया है। चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का कहा गया है और ईएमएफ जो होती है ना ये, कि ये आप कह सकते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, जबकि ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस है, आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर देखें, अ कॉइल्स सेल्फ इंडक्टेंस इज मेयर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्योंकि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ
जब इंडक्शन होती है तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो हमेशा उस काज को अपोज करती है, जो काज को अपोज होता है उसको इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय विच ए बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट सेल्फ, ये कहा गया इट सेल्फ, ठीक है। और ये क्या कहा गया, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये सेल्फ इंडक्टेंस होती है। ये नहीं होगी क्योंकि ये इट सेल्फ कहा गया, इट सेल्फ के लिए ये गलत है, ये होगी इट सेल्फ के लिए। इन व्हाट डायरेक्शन डज द इंड्यूस्ड करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सर्कुलर कॉइल व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये बी इंक्रीजिंग है तो लेंज़ेस लॉ कहता है इसमें करंट ऐसे बनेगा कि ये इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इसका मकसद है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी कि इसकी इंक्रीज को अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए हम कहेंगे कि अगर ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसमें इंडक्शन होगी, और इस इंडक्शन की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इससे हमेशा अपोजिट आ जाएगी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंज़ेस लॉ एंड फैराडेज लॉ। डिफरेंस है कि लेंज़ेस लॉ जो होता है वो डायरेक्शन करंट का बताता है, और जो फैराडे का लॉ होता है मैग्नीट्यूड बताता है। लेंज़ेस लॉ एंड फैराडेज लॉ बोथ डील्स, ये गलत है। लेंज़ेस लॉ डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट व्हाइल फैराडेज लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इंड्यूस्ड करंट एंड द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सही होगा इसका। लेंज़ेस लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन, गलत है। लेंज़ेस लॉ एंड फेरा बोथ डील विद द डायरेक्शन, ये भी गलत है। लेंज़ेस लॉ डायरेक्शन के साथ करता है, मैग्नीट्यूड के साथ करता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस पे नहीं करती। चार्ज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड के जब थीटा 0 होती है तो नहीं करती। चार्ज मूविंग एंटी पैरेलल, तो इसके ऊपर भी ये आप कह सकते हैं 180 पे नहीं होगी, तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग इज यूज्ड, गैल्वानोमीटर्स के अंदर नहीं यूज़ होती, एमीटर्स के अंदर नहीं होती, ये रेजिस्टेंस बॉक्सेस के अंदर होती है। क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्सेस के अंदर जब आर्म्स के अंदर हम करंट चेंज करते हैं तो ये करंट इसकी रीडिंग के ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका सही होगा। 2 वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन के अंदर 2 वायर्स में करंट जाता है तो ये आपको पता है ये अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्ट इसलिए करेंगी कि यहाँ पे बोथ फील्ड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है। टॉर्क इन मोटर इज मेड यूनिफॉर्म, ये 2 चीज़ों से यूनिफॉर्म, नंबर ऑफ और ये जो है मेकिंग पोल पीसेस कॉनकेव, तो इसका बोथ जो ये ऑप्शन होगा सही होगा। बायोट एंड सेवर्ट लॉ इज यूज टू फाइंड। बायोट एंड सेवर्ट लॉ कहता है बी इज इक्वल टू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। एट पावर स्टेशन जो होता है वो स्टेप अप होता है, क्योंकि स्टेप अप पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग लाइन लॉसेस ये क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया, ये कांस्टेंट चीज़ है। इन ट्रांसफार्मर कॉइल हैविंग थिक वाइंडिंग, ये थिक वाइंडिंग उसकी होती है जिसमें करंट जो होता है वो मोर होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जिस कॉइल के अंदर करंट ज़्यादा होता है उसको थिक इसलिए बनाया जाता है ताकि रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस को रोका जा सके। और ये एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट है, तो ये इसका सही है। तो ये हमारे पेपर की एक्सप्लेनेशन थी जो GT 6 हुई थी, उसकी एक्सप्लेनेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।